हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस का टोमन। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 जिसका क्या नाम था, लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड। ओके, तो आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी प्रॉब्लम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम को हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, थ्योरेटिकल है, तो आप वो कर सकते हैं, नहीं है तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? 15 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 15 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंथन बल आरोपित किया जाता है। तो 15 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम, ठीक है। इतनी चाल है 15 मीटर पर सेकंड, उससे गति कर रहा है वो, और 20 किलोग्राम द्रव्यमान के 20 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर तो फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल। किसी पिंड पर 50 न्यूटन का एक स्थायी यानी नियत बल है, मंदन यानी वो उसकी गति को कम कर रहे हैं, मंदन स्थायी मंदन बल आरोपित किया जाता है, स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है। तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, ठीक है, गति से संबंधित क्वेश्चन है। स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है, आरोपित किया गया है, तो पिंड को रुकने में, ठीक है, तो यहां पिंड को रोक रहे हैं इसलिए मंदन शब्द काम में लिया है। तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे चैप्टर 5 का। ठीक है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो आपको क्या क्या गिवन है आपके पास। 15 मीटर प्रारंभिक चाल से वो चल रहा है, 15 मीटर पर सेकंड, तो प्रारंभिक वेग को मैंने यू बोल दिया, 15 मीटर प्रति सेकंड। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 20 किलोग्राम, ठीक है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, तो उस पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल लग रहा है, यानी फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का, और ये मंदन बल है यानी उसी गति को कम किया जाता है, ठीक है। तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, तो देखो कह रहा है कि मान लो हम ये मान लें कि रुकने में t समय लगा, तो t समय बाद पिंड का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो टाइम आपसे पूछ रहा है कि रुकने में कितना समय लगेगा, तो t आपसे पूछ रहा है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा उसका, 0। तो अब आप यहां से t निकालना है आपको। तो अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखो वेग दे रखा है, u दे रखा है, उसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग दे रखा है, द्रव्यमान दे दिया, 50 न्यूटन आपको फोर्स दे दिया। तो देखो मैं यहां से एक्सीलरेशन निकाल लेता हूं, यानी वो एक तरह से डी एक्सीलरेशन आएगा। तो आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो यहां से बच्चों देखो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन m, ठीक है। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन m। तो बच्चों देखो मंदन बल है, तो मंदन बल को मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूं, -50 अपॉन 20,
ठीक है, नेगेटिव यहाँ किसको शो कर रहा है? मंदन बल को। मैंने आपको बताया था त्वरण जब ऋणात्मक होता है तो ये मंदन को शो करता है। देखो 0 से 0 कट गया, ये आ गया माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आ गया एक्सेलरेशन जो नेगेटिव है, यानी मंदन को शो कर रहा है। तो अब हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है v आपको दे रखा है 0, u पता है, a पता है, तो t निकाल सकते हो। तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगाओगे? तो पहले समीकरण से फर्स्ट इक्वेशन आप लगाए इसमें, तो देखो टाइम निकल सकता है। ये कितना टाइम लगेगा? पहला इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने यहाँ नेगेटिव लिया हुआ है, तो यह पॉजिटिव रहने दो। अगर आप यहाँ पॉजिटिव लेते तो यह नेगेटिव कर देता, क्योंकि मंदन को बता रहे हैं, मंदन यानी ऋणात्मक त्वरण। तो बच्चों v का वैल्यू है 0, u कितना है 15, और ये a की वैल्यू है -2.5, और t हमें निकालना है। तो बड़ी आसानी से निकला, देखो इसको इधर लिए तो 2.5t इज इक्वल टू 15, यानी बच्चों t इज इक्वल टू 15/2.5। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट हटा के 0 लगा दे ऊपर, तो 25 से आप काटोगे तो 25 150, यानी 6 सेकंड बाद वो रुक जाएगा पेंट। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 6 सेकंड। और क्लियर कि 6 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। सॉरी, ओके, नेक्स्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्या कहता है? 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में, क्वेश्चन लिखता हूं, देखो मैं, देखो ऐसे आपको लैंग्वेज बना के देगा, केवल समझना होता है फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो कह रहे हैं 3 किलोग्राम संहति, संहति का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, मास। 3 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल, 3 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में, आरोपित कोई बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। 25 सेकंड में, ये 25 है, 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 से 3.5, 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। ठीक है, 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, तो बल का परिमाण व दिशा क्या है? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बल का परिमाण, यानी कितना फोर्स लगेगा उसमें, बल पूछ रहा है, बल का परिमाण व दिशा क्या है। ठीक है, जबकि जो पिंड की गति है, जबकि पिंड की गति क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित यानी गति में कोई चेंज नहीं हो रहा, गति की दिशा की बात हो रही है ना, गति में तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां दिशा की बात है कि दिशा वही है जो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसी दिशा में अब भी चल रहा है 3.5 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो जबकि पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, ये बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है? तो देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले यही काम कर लिया करिए। क्या दे रखा है भाई कि 3 किलोग्राम का कोई पिंड है, मास दे दिया m, 3 किलोग्राम। क्लियर है? कि किसी पिंड पर आरोपित कोई बल, तो बल हमसे पूछ रहा है कितना फोर्स लग रहा है 25 सेकंड में। कितना टाइम लग रहा है भाई? 25 सेकंड। अब उसने गति करी
25 सेकंड में चाल को, यानी u इसके पास प्रारंभिक वेग था 2 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग कितना कर दिया 3.5 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो कह रहे हैं बल का परिमाण एवं दिशा क्या है, जबकि पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है, वेग में परिवर्तन हो रहा है u से v इतने टाइम में, यानी उसका एक्सीलरेशन लग रहा है, त्वरण लग रहा है, उस वस्तु में, उस पिंड में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यहां से आप त्वरण निकाल सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण हमें मिल जाएगा, तो मास हमारे पास है तो फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो चूंकि v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। यहां से आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से अगर मैं त्वरण की बात करूं, आप त्वरण निकाल लें उसका, तो v कितना है 3.5 माइनस यू कितना है 2 और t कितना है 25। तो बच्चों ये आ गया 1.5 अपॉन 25, ए की वैल्यू क्या आ गई 1.5 अपॉन 25, यानी हमारे पास जो आएगा ए की वैल्यू, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो क्या आ गया बच्चों, त्वरण आ गया। ठीक है, ओके, 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स हमें पता है, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है ma होता है, क्लियर है ना, F इज इक्वल टू क्या होता है ma। तो m आपको दे रखा है, m कितना दे रखा है 3 किलोग्राम, इंटू a आपने निकाल लिया है 0.06, ये न्यूटन में आएगा। बच्चों आपको दिख रहा है बिल्कुल 18 यानी 0.18 न्यूटन, 0.18 बोलेंगे 0.18 न्यूटन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.18 न्यूटन। क्लियर है, तो हो गया ना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, आगे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं लंबवत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 किलोग्राम, ठीक है, संहति का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर, भैया 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो लंबवत बल लग रहे हैं कि किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के दो लंबवत बल कार्यरत हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के दो लंबवत बल कार्यरत हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। अब आपको बल दे दिया और आपसे कह रहा है त्वरण बताओ। पिंड के त्वरण का परिमाण, पिंड के त्वरण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले वाले में जो हमने देखा था कि F इज इक्वल टू ma हमने करा था, तो वहां जहां त्वरण की दिशा होगी वहीं किसी दिशा होगी, बल की दिशा होगी। क्लियर है, तो देखिए बच्चों, कोई द्रव्यमान है 5 किलोग्राम का, समान कोई मास हम मान लेते हैं, ये कोई मास हमारे पास है m, ठीक है, उस पर दो बल लग रहे हैं लंबवत, जैसे मान लो 8 न्यूटन तो ऐसे लग रहा है, इसको मैं F1 मान लूं 8 न्यूटन, तो दूसरा बल लंबवत लग रहा है कितना 6 न्यूटन का, इसे मैंने क्या मान लिया F2 मान लिया। ठीक है, m कितना दे रखा है 5 किलोग्राम 5 kg, तो इस पिंड पर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो लंबवत बल लग रहे हैं, तो पिंड के त्वरण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करिए। तो देखो बच्चों, त्वरण जो होगा वो परिणामी बल के कारण होगा, तो पहले हम दोनों का परिणामी निकालेंगे। ये हो गया इनका परिणामी, ये परिणामी बल आपको पता है, दो सदिश अगर लंबवत हो तो परिणामी क्या होगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये परिणामी बल हो गया।
F इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये परिणामी बल है। तो पहले हम परिणामी निकाल लें कि F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर बच्चों 36। तो F इज इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। यानी इस पिंड पर जो परिणामी बल लगेगा वो 10 न्यूटन का लगेगा। 100 का रूट क्या होता है 10। तो F1 F2 जो लंबवत बल लग रहे हैं हमें परिणामी बल, क्योंकि वस्तु या पिंड जो गति करेगा वो परिणामी बल के अंतर्गत गति करेगा। जो भी गति होती है वो परिणामी बल के कारण होती है। तो हमें नेट फोर्स निकालना पड़ता है। तो F हो गया 10 न्यूटन। तो अब तो आपको पता ही है, द्रव्यमान हमारे पास है, परिणामी बल आपके पास है और त्वरण भी आपके पास होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला न्यूटन के दूसरे नियम से क्या आता है, F इज इक्वल टू m। हमें त्वरण निकालना है तो A इज इक्वल टू F अपॉन m। ठीक है, तो त्वरण यहां से क्या आएगा भाई, A इज इक्वल टू F कितना है 10 और m कितना है 5, यानी A बच्चों क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है ma। तो जो A की दिशा है वही F की दिशा है। ये ऐसा कहे कि जो बल की दिशा है वो A की दिशा होगी। तो त्वरण की दिशा क्या होगी F की डायरेक्शन में, F के अनुदिश, F के अनुदिश। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, आपको एक लैंग्वेज बना के देंगे। ठीक है, तो वो लैंग्वेज आपको समझनी होती है। अब जैसे क्वेश्चन 8 की लैंग्वेज देखिए आप क्या कहता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर, अब भाषा बना के दे देंगे आपको इस तरह, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी क्वेश्चन कि डिफिकल्टी का जो लेवल है आप उसकी लेंथ से ना मेजर करें। मोस्टली देखा जाता है जो लंबे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूरा पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से तो करने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा बस। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपसे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को। 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से गतिमान ऑटो रिक्शा का जो चालक है, जो ड्राइवर है, जो उसे चला रहा है, ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच, ठीक है, ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर ठीक 4 सेकंड में रिक्शा रोककर, ठीक है, अब आप इमेजिनेशन करोगे रिक्शा है, वो चल रहा है, बच्चा बीच में खड़ा हुआ है, अचानक कर उसने रोका, टाइम कितना लगा 4 सेकंड। 4 सेकंड में रिक्शा रोककर उसे बचा लेता है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं जनरल घटनाएं हैं, रूटीन, उसे बचा लेता है, बचा लिया भाई। ठीक है, आगे क्या करें। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या होगा, ये पूछ रहा है। यदि जो रिक्शा है वो बच्चे के ठीक निकट रुकता है, बिल्कुल उसके पास आके ब्रेक लगाता है, ठीक निकट रुकता है, क्योंकि रोकने के लिए मंदन बल चाहिए। यदि रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पे लगा
तो वाहन पर लगा जो मंदन बल है, क्योंकि वाहन को हम रोक रहे हैं, तो रोकने में जो मंदन होता है, क्योंकि मंदन से ही वस्तु को रोका जा सकता है, ठीक है। तो वाहन पर लगा जो मंदन बल है, औसत मंदन बल की बात कर ले, क्योंकि वो 4 सेकंड तक लगा है, तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या है। और एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ऑटो रिक्शा और चालक का जो द्रव्यमान है वो 465 किलोग्राम है, ठीक है। ऐसे मैं मान लेता हूं कि ऑटो रिक्शा का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लिया, वो 400 किलोग्राम है, और जो चालक है उसका द्रव्यमान कितना है, 65 किलोग्राम। उसका मास कितना है भाई, 65 किलोग्राम। ऑटो रिक्शा का द्रव्यमान 400 किलोग्राम है, और जो उसमें चालक बैठा हुआ है उसका द्रव्यमान कितना है, 65 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन। तो कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान ऑटो रिक्शा का चालक, ठीक है। अब जो रिक्शा की चाल कितनी दे दी आपको, u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसे आप एनकेस में बदलेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में बदलें, तो किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू आएगी, 18 दूनी 36, तो यानी u की वैल्यू आपको मिल गई 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, ये मिल गई u की वैल्यू। ऑटो रिक्शा की चाल है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एक बच्चे को खड़ा देखकर ठीक 4 सेकंड में, यानी कितना टाइम लिया उसने 4 सेकंड का टाइम लिया, 4 सेकंड में रिक्शा रोक दिया, यानी रिक्शे की वेलोसिटी अब क्या हो गई, 0, उसे बचा लेता है। तो यदि रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या होगा। तो कहने का मतलब वही है कि कोई मास आपको दे दिया, कोई मास आपको दे दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं, यस, तो ये मानो कोई मास आपको दे दिया, इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, अब यहां पे पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ठीक है। तो इस पर एक मंदन बल लगेगा, कितना लगेगा, मंदन बल। तो यहां पर देखो जो मास हमारे पास है वो टोटल मास लेंगे, एक तो रिक्शा का और प्लस उसमें बैठे द्रव्यमान, यानी वो चालक का, तो m प्लस m हो गया उसका टोटल मास। अरे बात समझ में, तो यहां कुल द्रव्यमान की बात हम करेंगे, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बताना है कि औसत मंदन बल कितना लगेगा। तो फोर्स आपसे पूछ रहा है, तो पहला क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्वरण। आपको पता है सिंस वही फॉर्मूले से A इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। A इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से हमें मंदन मिलेगा, यानी ऋणात्मक त्वरण मिलेगा। देखो V कितना, 0, माइनस U कितना, U 10 है, अपॉन, और टाइम कितना दे दिया आपको, 4 सेकेंड। तो बच्चों ये आपको मिल गया A इज इक्वल टू 2 5 10 और 2 दूनी 4, यानी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुरंत कितना मिल गया, माइनस का 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है। देखो कितना सोल्यूशन सिंपल है कि जो फोर्स लगेगा वो टोटल मास पे लगेगा। तो अब द्रव्यमान हम लेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m लेंगे। जो मंदन बल लगेगा वो दोनों पे लग रहा है, क्योंकि जो गति कर रहा है वो पिंड, उस निकाय की, इसी पूरे सिस्टम की बात हम करते हैं। तो सिस्टम में कौन कौन है, रिक्शा है और रिक्शा चालक है। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, m प्लस स्मॉल m, और एक्सीलरेशन है स्मॉल a। तो F इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 65 इंटू a नेगेटिव है क्योंकि फोर्स रोक रहा है उसको, तो ये बच्चा हो गया 5/2। तो यहां से आप देख रहे हैं F इज इक्वल टू माइनस 465 इंटू 5/2, तो ये कर गया 2.5। तो इसे अपन गुणा कर लेंगे, F इज इक्वल टू, तो बताओ गुणा करके कितना आएगा, गुणा करने पर आपको मिलेगा, गुणा करिए 25 5 125, 5 30 42, तो ये समथिंग आपको मिल जाता है 1162 मिल जाएगा, 1162.5 न्यूटन।
एक नेगेटिव फोर्स हमें मिल रहा है -1162.5 न्यूटन। तो ये औसत मंदन बल, नेगेटिव का मतलब क्या है, मंदन बल है। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोर्स के पूरे सिस्टम पे लगेगा। अब पूरे सिस्टम में ऑटो रिक्शा भी है और चालक भी है, तो टोटल मास ऑफ सिस्टम की हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखिए, ठीक है ना? बुक भी लेके बैठा करो साथ में। क्वेश्चन 9 देखते हैं। ठीक है बच्चों, बुक साथ लेके बैठा करो ताकि आप क्वेश्चन पढ़ सके। ओके, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? कह रहा है 20,000 किलोग्राम उत्थापक संहति के किसी रॉकेट में 20,000 किलोग्राम 20,000 किलोग्राम उत्थापक यानी उठाने वाला, उत्थापक संहति यानी द्रव्यमान 20,000 किलोग्राम लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। उत्थापक संहति के किसी रॉकेट में, संहति के किसी रॉकेट में, के किसी रॉकेट में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ, या किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक जो त्वरण है उसका, प्रारंभिक त्वरण के साथ, ठीक है, प्रारंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर उसे लॉन्च करते हैं। बीस 20,000 किलोग्राम उत्थापक संहति के किसी रॉकेट में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है। ऊपर की ओर इसे लॉन्च कर रहे हैं, ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है। स्फोट का आरंभिक प्रणोद बल कितना है, यानी कितना प्रणोद बल लग रहा है। स्फोट का आरंभिक प्रणोद बल कितना है, प्रणोद बल, ठीक है, प्रणोद पूछ रहा है, प्रणोद बल ही होता है। प्रणोद बल कितना है, ये क्वेश्चन है। तो कर सकते हो, फोर्स पूछ रहा है, रॉकेट की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जा रहा है और वो 20,000 किलोग्राम का द्रव्यमान वो उठा सकता है उत्थापक संहति के किसी रॉकेट में। ठीक है, तो मास आपको यह दे रखा है, ऊपर की ओर त्वरण आपको दे रखा है 5। तो मैंने आपको कराया था लिफ्ट वाले, मैंने आपको बताया था लिफ्ट वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो कह रहे हैं रॉकेट पर कितना फोर्स लगेगा, रॉकेट पर फोर्स की बात हम यहां कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करो ये रॉकेट हमारे पास है, इस तरह रॉकेट हम बना लें, ठीक, ये मानो इस तरह यहां गैस निकल रही है बाहर, ये रॉकेट है हमारे पास। तो कह रहा है इसका जो मास की बात हम कर रहे हैं वो m आपको दे रखा है यहां पर 20,000। क्लियर है बच्चों? तो त्वरण आपको दे रखा है ऊपर की ओर कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर की ओर चल रहा है कितने त्वरण से, a त्वरण से। क्लियर? तो हमें पता है भाई इसका स्वयं के भार के कारण, नहीं इसको मैं ऐसे बनाऊं, देखो ये स्वयं के भार के कारण नीचे फोर्स लगेगा कितना, mg। अब ऊपर की ओर चल रहा है कितना, ma। तो प्रणोद बल कितना है, यानी कितना रिएक्शनल फोर्स है ये आपसे पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है आपसे? आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे? आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा। तो हमें पता है भाई नीचे फोर्स लग रहा है mg, जिसमें मैंने आपको लिफ्ट में बताया था। नीचे mg लग रहा है, ऊपर r लग रहा है। तो कितना होगा ऊपर की तरफ? r माइनस mg। और ये फोर्स किसके बराबर होता है? ma के बराबर होता है। जो परिणामी बल है r माइनस mg वो किसके बराबर होगा? वो ma के इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा? ma के इक्विवेलेंट होगा। ऊपर क्या लग रहा है? r, नीचे लग रहा है mg। तो परिणामी बल, जो रिजल्टेंट फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर कितना होगा? r माइनस mg। और बल बराबर होता है त्वरण इनटू द्रव्यमान। तो यहां से हम r निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब आप ऐसे मत करना ना, गुणा कर दो भाई m इंटू ए, तो फोर्स आ गया। ये वाला बल, रॉकेट की बात आप कर रहे हैं, लिफ्ट की बात आप करें, तो ये कंसेप्ट होता है कितना फोर्स लगेगा प्रणोद बल ऊपर की ओर। r इज इक्वल टू माइनस एम जी को इधर लिया है तो क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए। तो यहां से आप देखेंगे r। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, g को 9.8 मान लो, चाहे 10 मान लो। अब नहीं दे रखा है तो 9.8 ही मान के करेंगे। m कितना है? 20,000। कॉमन आ जाएगा, g हो गया 9.8 प्लस a आपको दे रखा है 5। तो बच्चों r इज इक्वल टू आ गया आपके पास 20,000 और ये 9.8 प्लस 5 यानी कितना हो गया? 14.8। 14.8। क्लियर है? तो इससे बच्चों गुणा कर लो। 14.8 को आप इससे गुणा कर लेंगे तो बिल्कुल सिंपल ही, देखो एक पॉइंट हटाएंगे तो 0 कट जाएगा। तो r इज इक्वल टू 2 से गुणा कर ले इसे आप, 2 के 16, ये 9 आ गया, 2 एकम 2 और 0 कितनी आएगी? 3 0 आ जाएगी। तो इतना फोर्स लगेगा, 2,96,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, इसे आप मैथ में एक साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं कि 2.96। ठीक है, 2.96। तो ये मेरे पास 3 0 है, तो 10 की पावर 3 और 2 5 मुझे लिखना पड़ेगा। 3 तो इसकी, 2 इसकी, तो ये न्यूटन। 2.96 इंटू 10⁵ न्यूटन का एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको पता है न्यूमेरिकल में थोड़ा वीडियो हो जाता है। क्वेश्चन 10 लिखेंगे, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 लिख रहा हूं मैं। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10? उत्तर की ओर डायरेक्शन आपको दे रखा है, उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान